नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 7 का पाठ 10 पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। इसमें हम 10.3 पढ़ेंगे, हम श्वास कैसे लेते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है हम श्वास कैसे लेते हैं, हेडिंग है इसका। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम श्वास क्यों लेते हैं, वायु श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, क्या जरूरत होती है कि हम सांस लेते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। इसके लिए आप पहले वाले वीडियो जरूर देखें। अब हम इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इस वाले भाग में हम पढ़ेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानते हैं। सामान्यतः हम अपने नथनों से वायु अंदर लेते हैं, नाक से हम वायु को अंदर लेते हैं। जब वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, अंदर जो वायु को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं अंतः श्वसन, उस प्रक्रिया को। तो हम अपने नथुनों से नासागुहा में वायु को भेजते हैं, मतलब वायु हमारे नथुनों से नासागुहा में चली जाती है। नासागुहा से वायु श्वास नली में जाती है, फिर हमारे फेफड़ों तक जाती है। इसकी देखिए प्रक्रिया हम चित्र में देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये है नासागुहा, मतलब नाक से जो ट्यूब शुरू होती है ये नासागुहा है, ये मुखगुहा है। फिर एक ग्रसनीय श्वास नली है, ये फेफड़े हैं, इधर ये फेफड़े, ये पसलियाँ हैं और ये फेफड़ा है। तो यहाँ से वायु हमने अंदर ली, इससे किस में गई, श्वास नली में। यहाँ पे वायु गई और श्वास नली से फेफड़ों में वायु चली जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष होती छाती, फेफड़े छाती में जो ये छाती के अंदर ये स्थित होते हैं, ये फेफड़े हैं। इसके बाद ये चित्र हमने देख लिया है, चित्र 10.4। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। वक्ष गुहा, ये देखिए ये पसलियाँ होती है हमारी छाती में, ये पसलियाँ होती हैं, ये पसलियों से ये फेफड़े घिरे होते हैं। फेफड़े बड़े कमज़ोर होते हैं तो इसलिए ये पसलियों से ढके होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, ताकि हम गिरे पड़े या चोट लगे तो हमारे फेफड़ों पे सीधा अटैक न हो, तो इसलिए ये पसलियों से ढके होते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। डायाफ्राम देखिए ये मांसपेशियों या पेशियों की बनी होती है, ये डायाफ्राम। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम और पसलियां ये गति करते हैं। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। देखिए इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अंतः श्वसन में पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर सांस भरती है तो पसलियां कहाँ है, बाहर की तरफ आ जाती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। यहाँ तक अंतः श्वसन हो गया है। उच्छ्वन के समय पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर जाती हैं, नीचे और अंदर की ओर जाती हैं, जबकि डायाफ्राम इसके विपरीत ऊपर की ओर जाता है, अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। पहले वाले में जब अंतः श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा था, क्योंकि वायु अंदर चली गई थी, आयतन बढ़ गया था, क्योंकि फेफड़ों में वायु आई थी तो आयतन इसका डेफिनेटली बढ़ा है। अब इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है क्योंकि वायु बाहर गई है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। ये देखिए ये इसमें चित्र दिखाया गया है। अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, ये डायाफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, फूल जाती हैं। और इसमें क्या होता है, डायाफ्राम पूर्व स्थिति में, मतलब पहले की तरह ऊपर की ओर आ जाता है और पसलियां अंदर की ओर चली जाती हैं।
ये दोनों स्थिति दिखा दी उच्छ्वन की भी और अंतःश्वसन। अंतःश्वसन होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, उच्छ्वन जब हम सांस छोड़ते हैं। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, मतलब पेट पर रखिए, उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं ये आप करके देखेंगे। हम पसलियों की गति बाहर या अंदर इजीली महसूस कर सकते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से संबंध है और इससे अवश्य बचना चाहिए। मतलब धूम्रपान क्या होता है? बीड़ी सिगरेट पीना, ये फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, मतलब फेफड़ों को खराब करता है। अगर बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं तो कैंसर भी हो सकता है और फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। ये जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। जब प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या फुला सकती है। क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। मतलब ना सीना फुलाकर देखना है, देखना है कि कौन सबसे ज़्यादा सीने को फुला सकता है। क्रियाकलाप 10.4, एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन या फीते से वक्ष का माप मापिए। मतलब क्या है कि गहरी सांस लेनी है और अपने वक्ष का नाप लेना है। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए, फिर दोबारा से एक बार सांस छोड़ते हैं, तब एक बार सांस लेते हैं, तब अपने वक्ष का आमाप मापना है। छाती, सीना कितना चौड़ा होता है वो उसकी नाप मापनी है आपको। और ये जो है ये टेबल इसमें लिखना है सहपाठी का नाम। जैसे अपना नाम लिख दीजिए, पहले अपने दोस्त का नाम लिख दिया। इस टाइप से पहले जब सांस लेते हैं तब आपके वक्त का माप कितना होता है और जब सांस छोड़ते हैं तब कितना होता है, और फिर उसका डिफरेंस या अंतर लिखना है। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया, सबसे ज्यादा सीना किसने फुलाया। यह पता लग जाएगा इस अंतर से। सबसे ज्यादा अंतर होगा तो उसी ने सबसे ज्यादा सीना फुलाया होगा। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप के द्वारा समझ सकते हैं। ये देखिए, वो जो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। ये देखिए, ये ऐसे जो माप लेनी थी वक्ष की वो इस टाइप से लेनी है, और ये कॉपी में लिख रहा है, ये इसका दोस्त है, वक्ष की आमाप का मापन। ये क्रियाकलाप जो 10.5 है, ये आप आई कार्ड में देखेंगे, ऊपर जो वीडियो में आई लिखा है उसको आप क्लिक करेंगे तो ये क्रियाकलाप आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। ये क्रियाकलाप देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारा जो श्वसन की क्रियाविधि होती है वो कैसे होती है, अंतः श्वसन कैसे होता है, और उच्छ्वन कैसे होता है, और डायाफ्राम कैसे गति करता है। ये पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 10.5, प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेनी है। इसके पैंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच की या प्लास्टिक की नली लीजिए। ऐसे वाई के आकार की बनी होनी चाहिए, इस टाइप से, जैसे गुलेल बनाते हैं, ये वाई के आकार की इस टाइप से बनी होनी चाहिए नली। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के साखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फुले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वायुरुद्ध हो जाए, मतलब वायु उसके अंदर न जाए। बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। देखिए मैं समझाती हूँ, और एक आप एक्टिविटी देखेंगे तो अच्छे से समझ ही जाएंगे। देखिए, ये एक बोतल लेनी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है या कांच की बोतल है, उसके नीचे यहाँ से काट देना आपको। ये बोतल ले लिए, इसमें कि ये वाई आकार की एक नली लेनी है और इसमें लगा देनी है। यहाँ पे जो ढक्कन है, ढक्कन बंद कर दिया, उसमें इतना छेद करना है कि ये नली यहाँ से उसके अंदर से आर पार हो जाए। और अगर साइड से जगह बन जाती है तो वहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ लगा देंगे जिससे वायु अंदर या बाहर न जा सके। मतलब यहाँ से लगानी है। नली का मुंह खुला रखना है, नली का मुंह बंद नहीं करना है। यहाँ पे 2 गुब्बारे बांध देने हैं, और नीचे यहाँ जो खुला हिस्सा है, बोतल का जो काटा था खुला हिस्सा, जैसे देखिए हाथ आर पार जा सकता है इसमें, यहाँ पर एक रबड़ की सीट या फिर बड़ा वाला गुब्बारा लगा देना है।
सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध देने हैं। यहाँ पर फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचनी है। ये रबड़ जो ये गुब्बारा, ये रबड़ की जो शीट है, इसको नीचे की तरफ आप खींचेंगे तो यहाँ पर ये दोनों जो ये जो गुब्बारे हैं ये फूल जाएंगे। फूलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ से हवा आएगी, जब हम इसको खींचेंगे तो वायु का प्रसार होगा और यहाँ पर जगह बन जाएगी। अब वायु तो हर जगह मौजूद होती है और जहाँ पे उसे जगह खाली दिखती है वहीं पे जाने की कोशिश करती है। तो ये यहाँ से जब इसको सीट को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी ऊपर वाली, और इसको भरने के लिए वायु ऊपर से आ जाएगी। इसी तरह से ये वायु अब इसके अंदर जाएगी तो ये कहाँ जाएगी? बोतल के अंदर तो जा नहीं पाएगी क्योंकि ये यहाँ से बंद है बिल्कुल। नली के अंदर से ही यहाँ जाएगी तो यहाँ पर गुब्बारे लगे हुए हैं तो ये गुब्बारे फूलेंगे। इसी तरह से हम जब सांस लेते हैं तो हम ये जैसे हम हमारी श्वास नली मान लेते हैं, हम ये वक्ष गुहा मान लेते हैं, छाती जो होती है वो मान लेते हैं, जो हमारे शरीर होता है ये जो छाती मान लेते हैं। ये मान लेते हैं डायाफ्राम, एक पेशी जो परत होती है वो मान लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अंदर सांस जाती है और ये फेफड़े मान लेते हैं, तो इन फेफड़ों में सांस भर जाती है। अब इनमें फेफड़ों में जब सांस भर जाती है तो ये इसको जगह चाहिए, जो वायु है वो जैसे वायु है इसने धक्का इधर दिया है, तो इसी प्रकार से जब इन फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है तो ये जो हमारा डायफ्राम है ये नीचे की तरफ सरकता है। इसी तरह से जब ये डायफ्राम ये अंतःश्वसन के दौरान होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या होती है, सांस बाहर निकल जाती है फेफड़ों से। ये फेफड़ों से सांस बाहर निकली है, तो जब बाहर निकली है तो ये जो फेफड़े हैं ये पिचक गए हैं। मतलब यहाँ पर हम फेफड़े ये जो गुब्बारे हैं उनको फेफड़े मानकर चलते हैं। ये फेफड़े पिचक गए हैं, यहाँ पर जगह हो गई है, तो ये जो डायफ्राम है ये यहाँ पर ऊपर की तरफ गति करे, मतलब नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो ये हो गया उच्छ्वन। उच्छ्वन की स्थिति में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है और फेफड़े हैं वो पिचक जाते हैं, और जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर गति करता है। ये हो गया उच्छ्वन का एग्जाम्पल। और ये जो पहला था ये था अंतःश्वसन का एग्जाम्पल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें यही लिख रखा है, आधार के नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए, गुब्बारों को देखिए। क्या आप गुब्बारों को परिवर्तन दिखाई देता है? ये पिचक जाते हैं। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? गुब्बारे फेफड़ों को प्रदर्शित करते हैं, और रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? इसके डायफ्राम को प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। ये एक्टिविटी आप जरूर देखेंगे, ये इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है। तो चलिए इससे एक दो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतःश्वसन के दौरान हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? प्रश्न नंबर 2 है, एक पेशीय परत जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है डैश कहलाती है? प्रश्न नंबर 2 है ये। प्रश्न नंबर 3, उच्छ्वन के दौरान डायाफ्राम डैश की ओर गति करता है? ऊपर की ओर गति करता है या नीचे की ओर गति करता है उच्छ्वन के दौरान? अब प्रश्न नंबर 4 है, अंतःश्वसन में पसलियां डैश की ओर गति करती हैं? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये प्रश्न आपको दिए हैं, इनका आंसर आप ढूंढिए। अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है, तो आपको अच्छे से इनके क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। चलिए ये थोड़ा सा पैराग्राफ रह गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन ये नहीं मिले तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, दोबारा से सुनेंगे, आपको ये जो मैंने 4 क्वेश्चन पूछे अच्छी तरह इनके आंसर आ जाएंगे। एक बार ये देख लेते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण हैं, जैसे धूल मिट्टी कण होते हैं। जब हम अंतःश्वसन करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। हमारे नाक में जो छोटे छोटे रोम होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, उनमें ये जो धूल मिट्टी के कण फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं। कई बार ये
रोमों से पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं। तो हमारे नाक में एक कोमल सी परत होती है, उससे जब टकराते हैं तो वो एकदम उत्तेजित हो जाती है, एकदम एक्टिव हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप हमें छींक आती है। और छींकने से जो ये अवांछित कण जो रोमों को पार करके भी अंदर चले गए थे, ये वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सावधानी बरतें, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण नहीं किया जाए। ये हमारा यह वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे 10.4। तब तक के लिए धन्यवाद।